नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पहले चरण के लिए 58 सीटों पर मतदान शुरू। 2.28 करोड़ मतदाता करेंगे 623 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में वोटिंग से कुछ घंटे पहले पीएम मोदी के इंटरव्यू पर कांग्रेस ने कसा तंज, कहा जनता देगी जवाब। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत का बयान, बोले सरकार को सबक सिखाएंगे किसान, प्रदेश में मुहिम चलाकर दिलाऊंगा सजा। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस का उन्नति विधान जन घोषणा पत्र 2022 जारी, 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का किया वादा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सिर पर हिजाब और हाथों में तिरंगा, कोलकाता में रैली, 500 छात्र उतरे सड़क पर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस चुनाव के बाद बदलाव निश्चित है और बदलाव होकर ही रहेगा उत्तर प्रदेश में, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पहले चरण के लिए 58 सीटों पर मतदान शुरू। 2.28 करोड़ मतदाता करेंगे उम्मीदवारों का फैसला। जी हां दोस्तों, प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर हो रहा है और इसके लिए बुधवार देर शाम तक सभी पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दी गई थी और मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। पहले चरण में 2.28 करोड़ मतदाता 623 उम्मीदवारों के भाग्य का निर्णय लेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में वोटिंग से कुछ घंटे पहले पीएम मोदी के इंटरव्यू पर कांग्रेस ने कसा तंज, कहा जनता देगी अब इनको जवाब। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और वोटिंग से पहले ठीक कुछ घंटे पहले बुधवार की रात पीएम मोदी ने न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू दिया, जिस पर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ जहां अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया, वहीं कांग्रेस ने वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री का इंटरव्यू को उनका डर और घबराहट बताया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। कांग्रेस ने घेरा है भारतीय जनता पार्टी को। मतदान से ठीक पहले रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा कि संसद के दोनों सदनों में मन की बात नहीं बनी, तो अब मतदान के पहले 1 घंटे टीवी पर भी राजा की घबराहट साफ है और डर गहरा है, मगर जनता तो अपना मन बना चुकी है। अब गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और आम जनता मतदान से जवाब देगी। सुरजेवाला का ये ट्वीट पीएम मोदी के इंटरव्यू के कुछ देर बाद ही आया। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गरीब अब अपना बदला लेने घर से निकलेगा? और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले सरकार को सबक सिखाएंगे किसान, प्रदेश में मुहिम चलाकर दिलाएंगे सजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बरेली में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश में किसान राज्य सरकार को सबक सिखाएगी। 3 कृषि कानून के मुद्दे पर भारत सरकार की नीयत साफ नहीं है। समझौते की बात पर सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। सरकार के इस रवैये के चलते प्रदेश में मुहिम चलाकर सरकार को हम सजा दिलवाएंगे। दोस्तों, ये बड़ा बयान दिया है राकेश टिकैत ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का उन्नति विधान जन घोषणा पत्र 2022 जारी, 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पार्टी का उन्नति विधान जन घोषणा पत्र 2022 के नाम से चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने 1 लाख लोगों से बातचीत के बाद घोषणा पत्र तैयार किया है। इसमें आम लोग, मजदूर, किसान, विशेषज्ञ समेत हर वर्ग के लोग शामिल हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि ये सही मायने में जन घोषणा पत्र है। प्रियंका ने कहा कि इसके जरिए वो बताना चाहती हैं कि जनता की आकांक्षाएं क्या हैं और कांग्रेस जनता के लिए क्या करेगी। उन्होंने कहा कि हमने जितने भी घोषणा पत्र जारी किए हैं उसमें दर्ज बातें आम जनता के सुझाव हैं। प्रदेश के लोगों से चर्चा करके ही ये सारे सुझाव आए हैं और हमने अपने घोषणा पत्र में ये दर्ज किया है कि हम प्रदेश का विकास कैसे करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिर पर हिजाब और हाथों में तिरंगा, अब कोलकाता में रैली, 500 छात्र सड़कों पर उतरे। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के एक कॉलेज में हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटक में मुस्लिम छात्राएं कॉलेज में हिजाब पहनने की छूट मांग रही हैं
और इसे अपना अधिकार बता रही हैं। छात्राएं सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। अब पश्चिम बंगाल में भी मुस्लिम छात्राओं का प्रदर्शन शुरू हो गया है। कोलकाता में आलिया यूनिवर्सिटी की छात्राएं सिर पर हिजाब और हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरी हैं। बुधवार को हुए इस प्रदर्शन में आलिया विश्वविद्यालय के करीब 500 छात्रों ने हिस्सा लिया और इन छात्रों ने पार्क सर्कस इलाके में रैली निकाली है। इस रैली में हिजाब पहनी कई छात्राएं भी नजर आई हैं और ये सभी कर्नाटक की छात्रों का समर्थन कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में तिरंगा लिया था और उन्होंने पार्क सर्कस इलाके में रैलियां निकाली और फिर वापस अपने कैंपस में लौट गए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिजाब विवाद पर लालू का केंद्र पर प्रहार, कहा देश सिविल वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है। जहां दोस्तों देश भर में हिजाब पर बवाल मचा हुआ है। हिजाब पहनने और नहीं पहनने पर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है और अब इस मामले में आज कूद पड़े हैं। पटना में मीडिया कर्मी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश सिविल वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है। जिस तरह एक महिला के साथ कुछ युवकों ने किया वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। लालू यादव ने इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जिस तरह से एक खास समुदाय को टारगेट कर रही है उसी वजह से ये तस्वीर सामने आई है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी करते हुए आरजेडी प्रमुख ने कहा कि यूपी में बीजेपी की करारी हार होगी, उनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जाटों पर जिस तरह से इन लोगों ने जाति की है उसे जाट भूले नहीं है और आगे भूलेंगे भी नहीं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि यह नया अंग्रेज बीजेपी के रूप में आ गया है। लालू यादव ने यूपी के वोटरों से अपील की है कि वो बीजेपी को अपना बहुमूल्य वोट ना दें बल्कि उनको हराएं। जहाँ दोस्तों लालू यादव ने नीतीश के समर्थन में भी बयान दिया है। लालू यादव ने छेदी पासवान के उस बयान को भी गलत बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। लालू यादव ने कहा कि ये बयान बिल्कुल अनुचित है। जहाँ दोस्तों लालू यादव के बयान पर बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार भी किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि उत्तराखंड से आ रही है। कांग्रेस ने भाजपा के घोषणा पत्र को बताया दृष्टि दोष पत्र। क्या बोले गौरव वल्लभ, आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर बड़ी खबर उत्तराखंड के चुनाव से भी आ रही है। कांग्रेस ने भाजपा के घोषणा पत्र को दृष्टि दोष पत्र करार दे दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि जुमलों और धोखे का संकलन दृष्टि नहीं है, दृष्टि दोष पत्र कहलाता है। भाजपा ने रोजगार के सृजन, महंगाई से निजात दिलाने और पलायन को लेकर चुप्पी साधी है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने भाजपा की ओर से जारी घोषणा पत्र पर तीखे सवाल दागे। उन्होंने कहा कि आखिर चुनाव से 4 दिन पहले दोष पत्र जारी करना याद आ ही गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के संसद में दिए गए बयान पर कपिल सिब्बल का पलटवार। जो संविधान के टुकड़े कर रहा है वो टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर है। जी हाँ दोस्तों, संविधान के टुकड़े का आरोप लगाया गया है यहाँ पर कांग्रेस नेता द्वारा। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिए गए बयान पर बुधवार को करारा पलटवार किया और कहा कि सभ्यता, इतिहास, संविधान और भाईचारा को तार तार करने वाले असलियत में टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर हैं। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में आम बजट 2022-23 पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कपिल सिब्बल ने वर्तमान केंद्र सरकार को मुगल शासक औरंगजेब से भी बदतर करार दिया है और कहा है कि औरंगजेब ने भी जजिया कर से गरीबों और वंचितों को राहत दी थी, जबकि आज की सरकार वर्ष 2014 के मुकाबले पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः 203 और 530% अधिक उत्पाद कर वसूल रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ कि बुलंदशहर में नवाब मलिक का बड़ा बयान। यूपी समेत सभी 5 राज्यों में हार रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक ने मोदी योगी सरकार के साथ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी पर निशाना साधा। नवाब मलिक ने कहा कि ईडी के पूर्व निदेशक राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है और यह साबित करता है कि ईडी केंद्र की एजेंसी नहीं, मोदी जी की निजी एजेंसी थी। बुलंदशहर की अनूप शहर सीट से एसपी-आरएलडी एनसीपी गठबंधन के प्रत्याशी के शर्मा के लिए वोट मांगने पहुंचे नवाब मलिक ने कहा कि चुनाव हारता देख बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में जुटी है और योगी से लेकर अमित शाह तक प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण में जुट गए हैं। वो जानते हैं कि यही एक रास्ता है जो उन्हें
कुछ वोट दिला सकता है। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ प्रचार और विज्ञापन के सहारे सरकार चलाई गई। यही नहीं, योगी ने अपने ही मंत्रियों और विधायकों को दरकिनार किया। नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी को ये भ्रम है कि वो विज्ञापनों पर पानी की तरह पैसा बहाकर चुनाव जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भाजपा नेता की पत्नी को प्रत्याशी बनाया, 24 नाम कर दिए घोषित। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के अंतिम चरण के मतदान वाले क्षेत्रों के लिए पार्टी ने जो 24 नाम की सूची जारी की है उसमें शाह आलम का नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भाजपा नेता की पत्नी को मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को पार्टी के 24 प्रत्याशियों की सूची जारी की। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को घोषित प्रत्याशियों की सूची में गोरखपुर सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भाजपा नेता स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला को उतार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुभावती शुक्ला चुनौती देंगी। स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला को भाजपा ने गोरखपुर से 2018 का लोकसभा उपचुनाव लड़ाया था और स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला के परिवार के सदस्य कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने फिर शुरू किया मिशन उत्तर प्रदेश। बीजेपी पर तंज कसते हुए बोले कि मुजफ्फरनगर के स्टेडियम में अब उस तरह के मैच नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को अपना मिशन उत्तर प्रदेश अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर स्टेडियम में अब सांप्रदायिक मैच नहीं होंगे। वहीं टिकैत ने कहा कि बीजेपी पिछला प्रदर्शन यहां नहीं दोहरा पाएगी। यहां लोग अब बैठ गए हैं। इस बार जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी और बीजेपी के विरोध और विकल्प की बात पर राकेश टिकैत ने कहा कि वो किसी को कोई विकल्प नहीं देते हैं। जनता किसे वोट देगी वो जनता खुद तय करेगी। टिकैत ने आगे कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन का करंट रहेगा। उन्होंने भारत समाचार से बात करते हुए कहा कि देश में आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत रहने चाहिए। सरकार किसी की भी आ जाए, किसान का ट्रैक्टर और आंदोलनकारी मजबूत चाहिए देश में, वही इलाज है इन लोगों का। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आगरा में पोलिंग पार्टी पर पोस्टल बैलेट में धांधली के लगे आरोप। अखिलेश यादव ने उठाई निलंबन की मांग। आपको बता दें दोस्तों कि आगरा के फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के जगराजपुर गांव में दिव्यांग के पोस्टल बैलेट से मतदान में धांधली के आरोप लग रहे हैं। इसके बाद जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह अपनी सफाई में क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर और प्रेक्षक द्वारा दी गई इस मामले में आख्याओं को प्रस्तुत करते हुए मामले को झूठा बताया गया है और इस मामले में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को ट्वीट कर आयोग से प्रशासनिक अधिकारी को निलंबित करने की शिकायत दर्ज कराई है। अखिलेश यादव ने इस मामले पर प्रशासन के अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि ये बेहद गंभीर मामला है। चुनाव आयोग से अपेक्षा है कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उनको सस्पेंड किया जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी योगी पर खूब गरजे अखिलेश, बोले भाजपा में जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ, जनता से किए बड़े वादे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सहारनपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पत्रकार वार्ता में योगी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और इस दौरान अखिलेश यादव ने सहारनपुर की जनता से कई बड़े वादे भी किए हैं। अंबाला रोड स्थित एक सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा झूठ बोलने वाली पार्टी है। भाजपा में जितना बड़ा नेता होता है उतना ही बड़ा झूठ वो बोलता है। सबसे ज़्यादा अपराधी भाजपा के प्रत्याशियों की सूची में है। भाजपा सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है जबकि सपा विकास करती है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज शुरू कराया, लेकिन योगी सरकार ने मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टरों और स्टाफ को गोरखपुर भेज दिया। सहारनपुर की जनता के साथ भेदभाव किया गया। लोगों को यहाँ समुचित उपचार नहीं मिलता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के खिलाफ चुनाव लड़ने को पल्लवी पटेल तैयार। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर बनी प्रत्याशी। जी हाँ दोस्तों,
अपना दल की नेता पल्लवी पटेल कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हो गई हैं। वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी। सोमवार को उन्होंने सपा मुख्यालय पहुंचकर फॉर्म भी ले लिया और वो मंगलवार को नामांकन दाखिल करेंगी। उनके नामांकन में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी व पूर्व सांसद डिम्पल यादव भी शामिल हो सकती हैं। दरअसल पल्लवी पटेल ने इससे पहले सीट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और उनकी उम्मीदवारी का ऐलान समाजवादी पार्टी ने 2 फरवरी को किया था और वो अपनी सीट पर सहमत नहीं थी। हालांकि सपा नेतृत्व से बातचीत पर वो सराथू सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हो गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मैं बनारस जाऊंगी और शिव मंदिर में दिया बोली कि मैं चाहती हूं कि यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी जीते। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जल्द ही यूपी आ सकती हैं। ममता ने खुद इसका ऐलान किया है। माना जा रहा है कि ममता के यहां आने से यूपी की सियासी जंग और रोचक होने की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता में कहा कि समाजवादी पार्टी को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दिलानी है। अगर लोग उनका समर्थन करते हैं तो इस चुनाव में अखिलेश जी के जीतने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि अखिलेश का समर्थन करने के लिए वो भी उत्तर प्रदेश आएंगी। दोस्तों आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि बनारस भी जाऊंगी और शिव मंदिर में दिया भी जलाऊंगी। मैं जानती हूं बनारस प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन कोई भी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। मैं चाहती हूं कि यूपी चुनाव में सपा की जीत हो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पंजाब में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह का बयान, बोले आम लोगों का दर्द नहीं समझ पा रही है योगी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा और आरएसएस मनुस्मृति से देश को चलाना चाहती है और इसी के साथ मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ ने शादी नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गृहस्थ नहीं है, इसीलिए इन्हें परिवार चलाने के बारे में कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ये आम लोगों का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामाजिक समरसता का सिद्धांत भूलकर 80 और 20 की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में भाजपा के शासन में जबरदस्त बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने बेरोजगारी पर एक पुस्तक भी जारी किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा पर अखिलेश यादव का हमला, फेकू के साथ बेचू भी है सरकार, गठबंधन को मिलेगी 400 सीटें, मुख्यमंत्री योगी पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार फेकू के साथ बेचू भी है। मोदी सरकार में हवाई जहाज से एयरपोर्ट तक सब बिक गया और प्रदेश में सपा गठबंधन 400 सीटें जीतेगा, बाकी 3 सीटें विपक्षियों की होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव, अखिलेश यादव का बयान, बोले सपा और आरएलडी गठबंधन से बुरी तरह से डर गई है भाजपा। जी हां दोस्तों, अलीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, देश को सही दिशा में ले जाने का चुनाव है, आने वाले समय में संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने के लिए ये चुनाव जरूरी है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल मिलकर प्रचार कर रहे थे। पहले चरण का चुनाव का जो माहौल बना हुआ है उससे साफ पता लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि मैं आपके बीच आरएलडी सपा गठबंधन के जनपद के 7 प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील करने आया हूं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरिद्वार में चुनाव प्रचार को धार देने पहुंचे राहुल गांधी, कहा कांग्रेस की सरकार आई तो निभाएंगे 4 वादे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को पार्टी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। वहां वर्चुअल रैली करने के बाद गंगा आरती में शामिल हुए और इससे पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों में खासा उत्साह देखने को मिला। भगत सिंह चौक पर वर्चुअल गांधी ने कहा कि हम आपसे 4 वादे कर रहे हैं। 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे, घरेलू सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज़्यादा नहीं होगी। अगर उत्तराखंड में हमारी सरकार आई तो हम राज्य में न्याय योजना लागू करेंगे, जिसके तहत 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। चिकित्सा सुविधाएं दरवाजे तक पहुंचाने का चौथा वादा राहुल गांधी ने किया। साथ ही कहा कि हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब के किसानों की
कर्ज माफी का वादा किया था, जो हमने करके दिखाया। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा पर बरसे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। आगरा में बोले कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए होने जा रहा है चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आगरा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी की जोड़ी ने संयुक्त रूप से कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। गठबंधन के पीछे सामाजिक समीकरण है और ये धरती बाबा साहेब अंबेडकर और चौधरी चरण सिंह की कर्मस्थली है। उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, हमें अधिकार दिए और उन्हीं अधिकार व लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए हमने ये गठबंधन बनाया है। निजी विमान से अखिलेश यादव और जयंत दोनों दोपहर 12 बजे खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से शिल्पग्राम रोड स्थित एक होटल आए, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक तरफ भाजपा और मुख्यमंत्री योगी पर पलटवार किया, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए गठबंधन को विकास। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।